अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ हम लोग मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी दी जाएगी। वो असाइनमेंट होगी आपका रिसर्च वर्क, ताकि वही जो रिसर्च वर्क या जो असाइनमेंट होगी वही आपका होमवर्क होगा। होमवर्क करने के बाद आप मुझे भेजेंगे ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों का रिसर्च करने का, ये कोई भी टॉपिक नेट से सर्च करने का तरीका क्या है। अगर ठीक हुआ तो उसको चेक करके आपको उस कमेंट में बता दिया जाएगा, कमेंट्स कर दिए जाएंगे। अगर गलत हुआ तो वो वाला टॉपिक अगेन दोबारा पढ़ा दिया जाएगा, या आपको बता दिया जाएगा आपके जो ग्रुप्स बने हुए उसमें कि ठीक टॉपिक कैसे है और रिसर्च करने का या सर्च करने का प्रॉपर वे क्या होते हैं। तो आते हैं लेक्चर की तरफ। क्लास 10th अव्वल आर लेक्चर हमारा 23 है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास रीनल फेलियर और उसकी ट्रीटमेंट। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था किडनी स्टोन और उसकी ट्रीटमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रीनल फेलियर और उसकी ट्रीटमेंट। और होमवर्क वाला खाना आप देख सकते हैं, आज एम्प्टी है। ये आखिर में आपको बताऊंगा कि होमवर्क क्या है आज का। रीनल फेलियर, सबसे पहले आप लोग इसको डिफाइन करेंगे। व्हेन ड्यू टू वेरियस रीजन नेफ्रॉन्स आर डिस्ट्रॉय एंड देयर फंक्शन आर लॉस्ट। जब किसी भी वजह से, बहुत सारी रीजंस की वजह से नेफ्रॉन्स क्या होते हैं आपके पास, स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट होते हैं। किस चीज़ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं आपके पास? किडनी का। जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएं, ये आपके पास लॉस्ट हो जाएं, ये अपना काम करना छोड़ दें, तो हम लोग कहेंगे इस टाइम जो बॉडी को सिचुएशन फेस करना पड़ेगी वो कौन सी होगी आपके पास? रीनल फेलियर। तो कैसे वे डिफाइन करते हैं? व्हेन ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सारी रीजन हो सकती हैं। कौन कौन सी होंगी आगे जाके हमें पता चलेगा। नेफ्रॉन्स आर डिस्ट्रॉय एंड देयर फंक्शंस आर लॉस्ट, और उनका जो फंक्शन होगा वो कंप्लीटली लॉस्ट हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देंगे रीनल फेलियर का। आर, इसकी दूसरी डेफिनेशन करते हैं जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं रीजंस को। ड्यू टू फूड, खुराक की वजह से, खुराक के अंदर स्टेरॉइड्स ज़्यादा होंगे आपके पास। ड्रग्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कोकेन, निकोटीन, अल्कोहल, मेडिसन्स, ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसन्स में हम लोग पेन किलर के इस्तेमाल करेंगे, जिसको एस्पिरिन कहते हैं, आइब्रूफिन कहते हैं। ये सारी की सारी मेडिसन्स, इनकी वजह से हम लोग कहते हैं जब नेफ्रॉन्स अपना काम करना छोड़ दें, कंटिन्यूसली अपना काम करना छोड़ें। आज एक नेफ्रॉन, लेट्स सपोज ये आपके पास नेफ्रॉन है, इन फैक्टर्स की वजह से आके आज एक नेफ्रॉन काम करना छोड़ती है, कल को दूसरी छोड़ती है, परसों तीसरी छोड़ती है। विद इन अ वीक 10 नेफ्रॉन्स काम करना छोड़ रहे हैं। 2 हफ्तों में 100 ने छोड़ दिया, 3 हफ्तों में आपके पास थाउजेंड्स ने छोड़ दिया। तो कंटिन्यूसली आपके नेफ्रॉन्स काम करना छोड़ रहे हैं। आपके नेफ्रॉन्स का काम क्या है? नेफ्रॉन्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। तो जब आपका ब्लड फिल्टर ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि आपका किडनी काम नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? दिस कंडीशन इज नोन एज रीनल फेलियर। अब दोबारा देखें, पहली डेफिनेशन में मैंने आपको बताया वेरियस रीजन के कौन कौन सी रीजंस हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि रीजंस कौन कौन सी हैं। फूड के ऊपर मैं लिख देता हूँ बच्चे, अगर मेरी खुराक के अंदर ज़्यादा स्टेरॉइड्स, ज़्यादा प्रोटीन्स होंगे, मेरे नेफ्रॉन्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और नेफ्रॉन्स इनकी वजह से डैमेज होंगे। ड्रग्स, अल्कोहल की वजह से, निकोटीन की वजह से, कोकेन की वजह से, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं? डायरेक्ट जाके किडनी को अफेक्ट करते हैं। मेडिसन्स में वो वाले लोग जिनके सर में मामूली सा भी दर्द होता है, या आजकल तो मौसम ही ऐसा, सुबह उठे बंदा उसके जिस्म में सांस ही नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पेन किलर्स ले लेते हैं। ऐसे ही फालतू में पेन किलर्स जब लेंगे, वो पेन किलर्स अपने टारगेट साइट पे जाएगी नहीं, उल्टा किडनी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा। किडनी के नेफ्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगी, इस फोर्स की वजह से नेफ्रॉन्स कंटिन्यूसली डैमेज होते जाएंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिसको हम लोग किसका नाम देंगे बच्चे? रीनल फेलियर का नाम देंगे। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। खुराक का, ड्रग्स, इसकी तरफ तो जाना ही नहीं है लाइफ में कभी भूल के भी। मेडिसन्स, कोशिश करें बच्चे कम से कम पेन किलर्स लिया करें। अब यहाँ पे ट्रेंड बना हुआ है कि कोई भी बच्चे है या कोई भी बच्ची उसके सर में भी दर्द हो वो हाई डोजेस लेगी। जब वो हाई डोजेस लेगी तो सर का दर्द, ऐसी भी नींद पूरी हो, इस जगह ज़रा ये नर्व्स वो हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। जब आप नींद पूरी करेंगे, ये इस जगह हल्का हल्का मसाज करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी नर्व्स अपनी जगह पे आ जाएंगी, ख़त्म हो जाएगा। पेन किलर लेने की ज़रूरत ही नहीं है। पेन किलर का रिजल्ट क्या होगा? नेफ्रॉन्स के ऊपर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ेगा। तो कोशिश करें इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें अगर आपने किडनी को प्रॉपर फंक्शन करवाना है थ्रू आउट द एज अपनी। अब काजेज़ क्या हैं बच्चे? नेफ्रॉन डैमेज होने के काजेज़ क्या क्या हैं इसमें आप लोग देख सकेंगे। अब कौन कौन से हैं बच्चे? पहला काज है लॉन्ग लास्टिंग, मतलब एक शख्स है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, तो उसके नेफ्रॉन्स एक स्टेज में आके लाजमी उसके किडनी काम करना छोड़ेंगे। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में क्या है आपके पास? लेट्स सपोज ये आपके पास एफरेंट आर्टरियोल है, ये आगे आपके पास
ग्लोमेरुलस या टफ ऑफ नेफ्रॉन्स, ये आगे आपके पास एफरेंट है, इसके अंदर से ब्लड बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ आते हैं। जब ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं तो इधर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, इन ब्लड्स को, इस ब्लड का प्रेशर इन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को किसका नाम देंगे, हाइपरटेंशन। इन्फेक्शंस ऑफ किडनी, बहुत सारे किडनी के इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल एक इन्फेक्शन हमने पढ़ा हुआ है किडनी स्टोन, ये भी आपके पास रीनल फेलियर में काज करते हैं। लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पेन किलर, ये देखें बच्चे, ऊपर मैंने आपको मेडिसिन बताए, इधर मैं लिखता हूँ लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ पेन किलर। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अद्वियात के उनकी बॉडी, उनका इम्यून सिस्टम आदी हो जाते हैं, तो जब वो लॉन्ग टर्म में पेन किलर को यूज़ करते हैं तो ये पेन किलर उनके टारगेट के ऊपर, तो उनके टारगेट टिश्यू के ऊपर तो कम असर करती है, लेकिन किडनी के ऊपर ज़्यादा असर करती है। फॉर एग्जांपल आइब्रूफेन, एस्पिरिन, निकोटीन, कोकेन, जिन के अंदर ये वाले फार्मूलाज होते हैं वो सारी की सारी पेन किलर हमारी किडनी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं बच्चे। तो ये तो आगे इसके काजेस। अब आ जाए सिम्टम्स की तरफ कि सिम्टम्स क्या हैं। जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ब्लड के अंदर किस चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट की। अब देखें बच्चे, किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्योरीफाई करना। किस चीज़ से प्योरीफाई करना, आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट से। अब जब किडनी काम ही नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इसका लेवल क्या होता जाएगा, बॉडी के अंदर इंक्रीज होता जाएगा, जिसका रिजल्ट क्या होगा, दैट शोज इन वोमिटिंग। किडनी फेलियर वाले शख्स को वोमिटिंग आएगी, नाजिया। उस दिन वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है नाजिया किसको कहते हैं। वेट लॉस, ऐसे शख्स का कंटिन्यूसली वेट लॉस होगा, ऐसे शख्स का ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, ऐसे शख्स को एनीमिया वाली कंडीशन भी फेस करनी पड़ेगी। एनीमिया वाली कंडीशन कौन सी होती है, जिसके अंदर ब्लड सेल्स नहीं बनते, एनीमिया, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है। अब जब नाइट्रोजनस वेस्ट उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा होते जाएंगे, ये नाइट्रोजनस वेस्ट क्या चीज़ काज करेंगे, स्वेलिंग। तो किडनी स्टोन वाले, नहीं सॉरी, किडनी फेलियर या रीनल फेलियर वाले पेशेंट का फेस और उसकी लेग्स जो होती हैं वो कौन सी कंडीशंस में होती हैं, उनमें अमूमन क्या होती है, आपके पास स्वेलिंग होती है। तो ये तो थे बच्चे आपके पास क्या चीज़, सिम्टम दोबारा देखें। जब कोई भी शख्स, उसके नेफ्रॉन्स काम नहीं करेंगे तो उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट की अमाउंट ज़्यादा होगी। नाइट्रोजनस वेस्ट की जब अमाउंट उसके ब्लड में ज़्यादा होगी तो उसको वोमिटिंग फेस करनी पड़ेगी, नाजिया वाली कंडीशन फेस करनी पड़ेगी, वेट लॉस फेस करना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर फेस करना पड़ेगा, एनीमिया, द कंडीशन इन विच आर रेड ब्लड सेल्स आर नॉट फॉर्म, एंड स्वेलिंग ऑफ फेस एंड लेग्स। किस वजह से, ड्यू टू नाइट्रोजनस वेस्ट, क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट तो उसके मसल्स में एकुमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। जब एकुमुलेट उसके टिश्यूज़ में होना शुरू हो जाएंगे तो उसकी उस जगह को क्या कर देंगे, स्वेल कर देंगे। अब बच्चे डिजीज़ है तो इसकी ट्रीटमेंट होगी। हम लोग कहते हैं बिल्कुल जी, रीनल फेलियर की भी ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट। टेम्परेरी की फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है हीमाडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो है बच्चे, ये आपकी होम असाइनमेंट है, आप इसको सर्च करेंगे, अपनी बुक वाली वर्डिंग नहीं लिखेंगे। बुक का मुझे एक एक लफ्ज़ ज़ुबानी याद है, बुक वाली वर्डिंग होगी, मैं आपका होमवर्क नहीं चेक करूँगा, आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसको आप नेट से सर्च करें। नेट से सर्च करने के बाद इसका जो वे होता है, जिस तरह मैं आपको हीमाडायलिसिस पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उस वे में प्रेजेंटेशन मेथड में ये बना के आप मुझे भेजेंगे। अगर बुक वाला हुआ तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बुक वाला काम आपका चेक नहीं किया जाएगा। तो कोशिश करें ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको नेट से सर्च करें, मुख्तलिफ वेबसाइट से सर्च करें। गूगल पे जाके पेरिटोनियल डायलिसिस लिखें, आपके पास थाउजेंड्स वेबसाइट खुलेंगी, जहाँ से आपको अच्छा लगता है, आपको ईजी लगता है, आपके लेवल का लगता है, आप उसको कॉपीज़ के ऊपर लिखें। लिखने के बाद पिक्चर लें, पिक्चर लेने के बाद जो ग्रुप्स बने हुए हैं अपने नाम के साथ उसमें भेज दें। अब आ जाएं बच्चे टेम्परेरी ट्रीटमेंट में 2 टाइप्स, हीमाडायलिसिस, पेरिटोनियल डायलिसिस। तो ये जो पेरिटोनियल डायलिसिस है ये तो आ गया आपकी होम असाइनमेंट, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आपने खुद सर्च करना है। अब आ जाते हैं डायलिसिस कि सबसे पहले इन दोनों के अंदर, हीमा और पेरिटोनियल दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन है, डायलिसिस। हमें डायलिसिस का पता होना चाहिए। डायलिसिस बच्चे, हम लोग कहते हैं कि डायलिसिस काम करता है किडनी की तरह, लेकिन इसको हम लोग कहते हैं ये आर्टिफिशियल किडनी होते हैं। जब ये आर्टिफिशियल किडनी है तो इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, डायलिसिस में हम लोग क्या करवाएंगे, जो ब्लड है पेशेंट का उसको क्या करवाएंगे जी, प्योरीफाई करवाएंगे। अब देखें डायलिसिस में क्या होता है, पेशेंट का ब्लड और जो फ्रेश फ्लूइड होता है जिसको डायलिसेट कहते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है। ये नाइट्रोजनस वेस्ट, ये आपके पास डायलिसेट, और डायलिसेट को हम लोग कहते हैं बच्चे फ्रेश फ्लूइड, इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन है। अब ये देखें
फ्रेश फ्लूइड की इधर डेफिशिएंसी है, नाइट्रोजनस वेस्ट की इधर डेफिशिएंसी है, दरमियान में मेम्ब्रेन है, तो प्रोसेस कौन सा होगा आपके पास? डाइफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डाइफ्यूजन की मदद से नाइट्रोजनस वेस्ट मेम्ब्रेन के इस तरफ आ जाएंगे, फ्रेश फ्लूइड इधर आ जाएगा। हम लोग कहेंगे पेशेंट के ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट थी वो सारी की सारी क्या होगी? हम प्योरीफाई हो गई हैं। इस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट को हम लोग किसका नाम देते हैं बच्चे? डायलिसिस। डायलिसिस की 2 टाइप्स में पहली टाइप को देखें हीमाडायलिसिस। हीमाडायलिसिस को हम लोग नाम देते हैं बच्चे आल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। हीमाडायलिसिस को हम लोग नाम देते हैं ये आर्टिफिशियल किडनी भी है। उसमें हम लोग क्या चीज़ यूज़ करते हैं? एक मशीन यूज़ करते हैं जिसको किसका नाम देते हैं? डायलेजर। ये डायलेजर बेसिकली आर्टिफिशियल किडनी होती है। तो हीमाडायलिसिस में हम लोग जो पेशेंट का ब्लड होता है उसको मूव करवाते हैं एक आर्टिफिशियल किडनी में। द आर्टिफिशियल किडनी इज़ नोन एज डायलेजर। अब देखें ये जो डायलेजर होता है ये बना होता है ट्यूब से, और ट्यूब के बाहर वॉल्स होती हैं जो क्या होती हैं आपके पास? सेमी परमिएबल। ये ट्यूब है आपके पास बच्चे। इस ट्यूब की ये वाली जो वॉल्स होंगी, ये वाली वॉल्स, ये कौन सी होंगी आपके पास? सेमी परमिएबल। इसका मतलब है कि इनके अंदर सेलेक्टेड एलिमेंट्स इस ट्यूब से अंदर आ भी सकते हैं और इससे बाहर जा भी सकते हैं। इस वजह से ये जो डायलेजर होगा इसकी ट्यूब्स कौन सी होंगी आपके पास? सेमी परमिएबल। अब देखें ब्लड ऑफ अ पेशेंट इज टेकन थ्रू अ ब्लड वेसल। ये पेशेंट है आपके पास कोई भी, लेट्स सपोज पेशेंट ए। इस पेशेंट ए का जो आर्म होगा आपके पास, आर्म में से इसके ब्लड को लेंगे। अब आर्म में से ब्लड को लेंगे, वो ब्लड सारे का सारा इन ट्यूब्स की मदद से, ये जो रेड कलर वाली आपको नज़र आ रही है, इनमें मूव करेगा। जितनी भी आपको ये रेड कलर वाली लाइनें नज़र आ रही हैं, ये आप समझें कि ये पेशेंट का ब्लड है जो इसके अंदर मूव कर रहे हैं। ये जो है आपके पास, जो आपको ब्लू कलर और रेड कलर वाली नज़र आ रही है, ये आप लोग जहन में रख देंगे, ये आपके पास आर्टिफिशियल किडनी है जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं? डायलेजर का नाम देते हैं। अब देखें पेशेंट का ब्लड ले लिया, वो इन ट्यूब में मूव कर रहे हैं। अब ट्यूब के दरमियान आप देख सकते हैं ये आपको गैप नज़र आ रही है। नीचे आपको 2 बॉटल्स नज़र आ रही हैं, एक के साथ लिखा हुआ है डायलिसेट। अभी रिपीट किया, डायलिसेट किसको कहते हैं? फ्रेश फ्लूइड को। एक ट्यूब रखेंगे हम लोग कहेंगे इसके नीचे लिखा हुआ है बुक में नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखें जी, ये जो गैप है, जो आपको ब्लैक कलर वाली लाइनें नज़र आ रही हैं, ये कंसिडर करें ये सारे यूजफुल कंपोनेंट्स हैं जो इस बैग से ऊपर जा रहे हैं। अब ये ब्लड सेल्स है, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसके अंदर यूजफुल कंपोनेंट्स हैं। इस तरफ आ जाएं, ये एक ट्यूब, इधर आ गया आपके पास ये यूजफुल कंपोनेंट्स, ये ब्लड आ गया आपके पास, ये ब्लड के अंदर आ गया आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो वाल है आपके पास, ये वाली वाल, ये आपके पास जी सेमी परमिएबल। अब ये कनेक्ट है इधर से फ्रेश सोर्स के साथ जिसको हम लोग कहते हैं डायलिसेट, फ्रेश सोर्स के साथ कनेक्ट है जिसको हम लोग नाम देंगे डायलिसेट, और इधर से ये कनेक्ट है एक और टैंक के साथ, हम लोग कहेंगे इसके अंदर आएंगी जी नाइट्रोजनस वेस्ट। अब देखें जी, ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब है कि नाइट्रोजनस वेस्ट डाइफ्यूज़ होकर अंदर जाएंगी, और इधर अंदर यूजफुल कंपोनेंट ज़्यादा हैं, ये डाइफ्यूज़ होकर किसके अंदर आएंगे? ब्लड के अंदर आएंगे। 2 to 3 आवर्स जब पेशेंट का ब्लड इस ट्यूब के अंदर मूव करता रहेगा, हम लोग कहेंगे उसके अंदर जितनी भी आपके पास कौन सी चीज़ें थी, जितनी भी उसके अंदर पेशेंट के ब्लड जब 2 to 3 आवर्स इसमें मूव करता रहेगा, हम लोग कहेंगे पेशेंट के ब्लड के अंदर जितनी भी नाइट्रोजनस वेस्ट थे वो सारे के सारे इस जगह आ जाएंगे, इधर से यूजफुल कंपोनेंट्स उसके ब्लड में चले जाएंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो टैंक है सारे नाइट्रोजनस वेस्ट आके उधर इकट्ठे हो जाएंगे, और फ्रेश फ्लूइड जो होगा वो उसके ब्लड में मिक्स होने के बाद दोबारा हम लोग कहते हैं कि एक और ट्यूब की मदद से जो आपके पास पेशेंट का ब्लड होता है वो उसको वापस कर दिया जाता है। तो इस तरह हम लोग कहते हैं कि पेशेंट के ब्लड की क्या होती है? प्यूरिफिकेशन। आप इस पूरी डायग्राम को इस तरह समझ सकते हैं बच्चे, एक ये ट्यूब बनाएं, इस ट्यूब के अंदर ये रेड कलर वाला पेशेंट का ब्लड, और इस जगह आप लोग रखें ये फ्रेश फ्लूइड। कौन सा प्रोसेस होगा? डाइफ्यूजन, फ्रेश फ्लूइड ब्लड में जाएगा और ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट इधर आएगा। ये वाली आगे, ये वाला जो पार्ट है ये आगे एक बैग के साथ कनेक्ट होगा, इसके अंदर सारे का सारा नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, और इधर आपके पास पेशेंट का आर्म होगा जिससे ब्लड लिया जाएगा। तो इस तरह ब्लड, पेशेंट का ब्लड जब 2 to 3 आवर्स इस तरह इसके अंदर मूव करेगा तो हम लोग कहेंगे ब्लड की क्या हो जाएगी? प्यूरिफिकेशन। दैट टाइप ऑफ डायलिसिस इज नोन एज हीमाडायलिसिस। तो इससे रिलेटेड जो दूसरी डायलिसिस है पेरिटोनियल, ये आपका होमवर्क है। ये थी आपके पास टेम्पररी ट्रीटमेंट। अब आ जाएं परमानेंट ट्रीटमेंट की तरफ। तो परमानेंट ट्रीटमेंट कौन सा होता है बच्चे? याद रखिएगा, किडनी ट्रांसप्लांट। तो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आपको पास डोनर का होना लाजमी है।
डोनर होगा तो आपके पास कौन सी चीज़ होगी, आप उससे किडनी लेके रेसिपिएंट को देंगे जिसको किडनी की ज़रूरत है। जब डोनर अपना एक किडनी देगा तो इसके लाइफस्टाइल के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा। सिंपल सी बात है, डोनर एक किडनी के ऊपर डोनर ने सर्वाइव करना है तो इसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो किडनी ट्रांसप्लांट का आपके पास किडनी फेलियर का या रीनल फेलियर का परमानेंट ट्रीटमेंट कौन सा है? किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। और बच्चे एक चीज़ और मैच करनी चाहिए, HLAs ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स एंटीजन, ये होते हैं टोटल 6। ये 6 डोनर और रेसिपिएंट के इक्वल होंगे तो तब हम लोग कहेंगे कि डोनर का जो किडनी है वो आप रेसिपिएंट के अंदर इम्प्लांट कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, भले ब्लड ग्रुप आपके पास सेम हो। ब्लड ग्रुप सेम हो, HLA सेम ना हो तो आप कभी भी डोनर और रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप किडनी आपस में एक्सचेंज नहीं कर सकते। अब डोनर को क्या नुकसान उठाना पड़ते? किडनी किसी को देने के बाद, डोनेट करने के बाद किसकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो क्या हो जाती है बच्चे, कम हो जाती है। तो ये तो था आज का आपका वीडियो लेक्चर। कोशिश की है कि आपको टॉपिक समझाया जाए और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो आपको बता दिया, पेरिटोनियल डायलिसिस को सर्च करके भेजेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आएंगे तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।